मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। शुक्रवार को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुरकाजी क्षेत्र का दौरा कर जलभराव और सोलानी नदी के बढ़ते जलस्तर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने आसपास के खेतों में पहुंचे बारिश के पानी की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जल निकासी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जाए। मौके पर जेसीबी मशीन के माध्यम से जल निकासी में बाधा बन रहे मलबे, कचरे और अन्य अवरोधों को हटाने का कार्य भी कराया गया, ताकि बारिश का पानी तेजी से निकल सके और जलभराव की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। जिलाधिकारी और एसएसपी ने स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि लगातार बारिश के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों और नदी किनारे जाने से बचें तथा किसी भी आपात स्थिति की जानकारी तुरंत प्रशासन या पुलिस को दें, ताकि समय रहते राहत पहुंचाई जा सके। मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। शुक्रवार को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुरकाजी क्षेत्र का दौरा कर जलभराव और सोलानी नदी के बढ़ते जलस्तर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने आसपास के खेतों में पहुंचे बारिश के पानी की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जल निकासी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जाए। मौके पर जेसीबी मशीन के माध्यम से जल निकासी में बाधा बन रहे मलबे, कचरे और अन्य अवरोधों को हटाने का कार्य भी कराया गया, ताकि बारिश का पानी तेजी से निकल सके और जलभराव की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। जिलाधिकारी और एसएसपी ने स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित रोहाना टोल प्लाजा पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ सहारनपुर से मेरठ के लिए रवाना हो रहे थे। टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी तो आगे निकल गई, लेकिन काफिले की कुछ अन्य गाड़ियों को पुलिस ने रोक दिया। इसकी जानकारी मिलते ही चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे। इस दौरान पुलिस और सांसद के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह हाथ जोड़कर बात करते नजर आए, जबकि चंद्रशेखर आजाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगते दिखाई दिए। हंगामे के बाद चंद्रशेखर आजाद का काफिला मेरठ के लिए रवाना हो गया। उन्होंने कहा कि वह मेरठ पहुंचकर हाल ही में हुए विवाद के पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और साथ ही मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी मिलकर पूछेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई और इसके पीछे किसका हाथ है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित कराना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहिए और कोई दोषी कानून से बचना नहीं चाहिए। उन्होंने पुलिस द्वारा काफिला रोके जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वह खुले तौर पर मेरठ जा रहे हैं तो उन्हें रोकने की वजह क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि किसी अधिकारी का व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि वह अधिकारियों से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे और यदि न्याय नहीं मिला तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल रोहाना टोल पर हुई यह घटना राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि लगातार बारिश के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों और नदी किनारे जाने से बचे तथा किसी भी आपात स्थिति की जानकारी तुरंत प्रशासन या पुलिस को दें, ताकि समय रहते राहत पहुंचाई जा सके। पूरे देश को तो पता है कि मेरठ में क्या हुआ और मैं भी चोरी छिपे नहीं जा रहा हूँ, सबको बता के जा रहा हूँ, क्योंकि जो हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक देश में वो अच्छा नहीं। जब इतने बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों के मन में भय, चिंता होना लाजमी। मेरी और मेरे जैसे न्याय पसंद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए और सरकार से कार्रवाई की मांग करे। और उन अधिकारियों से भी मैं मिलूंगा जिन्होंने कृत्य किया, पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। अब ये तो पुलिस से पूछो, आप लोग मुझसे क्यों पूछते हो ये बात? मुझे क्या पता है भाई, मेरा कोई पुलिस का कोई वो थोड़ा ही कि भाई मैं पुलिस का कोई कर्मचारी हूँ या उनका कोई अधिकारी हूँ, ये तो पुलिस बता सकती है। हाँ, फिर क्यों रोकना चाहती है, ये इसका जवाब तो पुलिस को देना चाहिए।
ऐसा क्या है कि पुलिस जिसको रोक के छिपाना चाहती है। देखिए, उनका व्यवहार जो है ना वो गरिमाई नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि भाई हालात ऐसे थे, तो वहां कोई किसी पे कोई हथियार नहीं था, कोई डंडेबाजी नहीं हो रही थी। नारेबाजी से अगर कोई अधिकारी डर जाए तो ये क्या भरोसा कल गोली नहीं चला सकता है। इतना इस तरह की कमजोर व्यवहार का अधिकारी तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था में अच्छा नहीं। उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिससे कि और लोगों को सबक मिले, इस तरह का व्यवहार नहीं करना। नहीं, आत्महत्या विकल्प नहीं है, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। कोर्ट खुले हुए हैं, इनसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आत्महत्या अच्छा कदम नहीं। मैं आत्महत्या का पक्षधर नहीं, मैं आत्महत्या का विरोधी हूँ। एक बार जीवन मिला है, आपको संघर्ष करना चाहिए, आपके खिलाफ अन्याय होकर लड़ना चाहिए। अगर आप ही मर जाओगे तो कौन लड़ेगा। जितने भी साथी वहां जिनके साथ अन्याय हुआ, मुझे उनकी पीड़ा है, जिनको जेल भेजा गया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अधिकारियों की गलती रही है। अगर अधिकारी समय पे जो है परिवार को सुन लेते, शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती। और ऐसा नहीं कि पहले सड़कें नहीं पे आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकारियों से मिलूंगा, मैं एक संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी से जो है परिवार से मिलूंगा, उनकी पीड़ा सुनूंगा, अधिकारियों से रखूंगा भी, और किससे रखूंगा, उनसे बड़े अधिकारियों से बात करूंगा। और अगर नहीं रास्ता निकला तो फिर उसके बाद जो है आगे कल की रैली के बाद जो भी संघर्ष होगा उसको करेंगे। क्यों रोका जाएगा, सवाल ये है ना, हम कोई अपराध करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने बात कह रहा हूं, कोई नहीं कह पाएगा। मैं चाहता हूं कोई निर्दोष जेल ना जाए और कोई दोषी बचे ना। जो निर्दोष है पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करे। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे परिवार को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है या पुलिस इस तरह का व्यवहार करे, तो कैसे माना जाए कि इन्वेस्टिगेशन फेल हो रही। क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी इस तरह का व्यवहार करें, आपने भाषा देखी, सड़क किसी के बाप की नहीं है, गंदगी कर दी सालों ने। आप समझते हैं भाषा क्या है। इस भाषा से लोगों में चिंता हुई है कि इतने जिले के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी वो किस तरह की व्यवहार, किस तरह भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये बड़ी चिंता का सबब है। अभी बाकी देखते हैं, आप लोग तो हैं ही और हम लोग भी चल रहे हैं। हाँ, यही चीज भय पैदा कर रही है कि ऐसा क्यों किया, किसके इशारे पर किया गया। ये जाके उनसे हम लोग पूछेंगे। मैं एसएसपी से मिलूंगा, डीएम से बोलूंगा, पूछूंगा ऐसा उन्होंने क्यों किया। ठीक। मुजफ्फरनगर में धनगर समाज उत्थान समिति ने जाति प्रमाण पत्रों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि धनगर समाज के युवाओं, विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है और पात्र लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। समिति के प्रतिनिधियों का कहना है कि कई मामलों में एक ही परिवार के पिता और पुत्र की जाति अलग अलग बताई जा रही है, जबकि पहले से जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर परिवार के अन्य सदस्यों के प्रमाण पत्र भी बनाए जाने चाहिए। उनका आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। धनगर समाज ने कहा कि अनुसूचित जाति से जुड़े अधिकारों का लाभ समाज के लोगों को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पात्र व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार जल्द जारी किए जाएं और इस पूरे मामले का समाधान किया जाए। समिति ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो धनगर समाज संविधान और कानून के दायरे में रहकर जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस दौरान एडवोकेट रवि धनगर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए धनगर समाज के अनेक प्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, धनगर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकार कोर्ट से ऑर्डर है। धनगर प्रमाण पत्र कुछ लोगों के बना दिए और जारी नहीं हो रहे। तहसीलदार अपनी हठधर्मिता, डीएम साहब अपनी हठधर्मिता चला रहे हैं, लेकिन प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे। अब ये है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले वक्त में किया जाएगा। ठीक है, अगर प्रमाण पत्र जारी नहीं होते तो सरकार से यही निवेदन है कि प्रमाण पत्र जारी करे और धनगर समाज के लोगों को उनका हक दे। धनगर समाज जाग चुका है। 27 के चुनाव में पूर्ण रूप से जो है बीजेपी को बता देगा सरकार जो है समाज की क्या चीज़ है। और मैं तो एक समाजवादी सिपाही के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरी सरकार रहेगी, माननीय अपने मुख्यमंत्री जी जो मिलकर पूर्ण रूप से इस जो है समस्या का हल करेगी। सर, मेरा नाम है एडवोकेट रवि कुमार धनगर, मंडल अध्यक्ष धनगर समाज उत्थान समिति। सर, प्रेस वार्ता इस बात की है कि इस समय संविधान का पूरे रूप से उल्लंघन हो रहा है। हम धनगर समाज जाति के लोग हैं और हमारी जाति 1950 से संविधान में अनुसूचित जाति में 27वें क्रमांक पर अंकित है। हमारी जाति के प्रमाण पत्र 1952, 56, 54, 68, 72, 76 तक लगातार बने, 2019 में भी बने। हमारी जाति को बार बार तोड़ मरोड़ कर एक विवादास्पद कार्य कर दिया जाता है, जबकि जब हम हाई कोर्ट से जाते हैं और निजी रूप में
अपनी रीट डालते हैं तो हम वहाँ पर रीट हमारे पक्ष में आती है और हम धनगर जाति का प्रमाण पत्र जारी करवा लेते हैं। लेकिन पदयात्रा जो हुई है, पदयात्रा का जो कारण है वो ये है कि जो गरीब तबका है हमारे में, ठेले वाला, छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं, उनके बच्चों के प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं तहसील प्रशासन द्वारा। उन्हें भ्रमित कर दिया जाता है कि इस पे स्टे है, केस है, कुछ है। हमारे प्रमाण पत्र वही व्यक्ति ले पा रहा है इस समय जो कोर्ट जाता है। मेरा निवेदन ये है सर कि फिर कार्यपालिका का क्या रहा जब न्यायपालिका से हम अपना अधिकार लेंगे। ये पूरा सिस्टम बनाया क्यों है लोकतंत्र में? हम लोग अपनी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में आज बारिश में ऐतिहासिक रूप से पदयात्रा करी, फ्रेंड्स कॉलोनी से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक, और शासन प्रशासन को एक संकेत दिया है कि ये हमारी जाति है, इसके जाति प्रमाण पत्र अन्य जातियों की तरह जारी करें, हमारे बच्चों को उनका अधिकार दें। हमारे बच्चे मुख्य धारा से नहीं जुड़ रहे हैं, शासन अपनी मंशा बताए, प्रशासन अपनी मंशा बताए, हम लोगों को मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक मजार में कथित तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। मामला कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर उपहार गांव का है, जहां सैयद सलार गाजी की मजार को नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार इस घटना का आरोप बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण और लफ्जिहाद के आरोपों को लेकर हुए विवाद के बाद मजार में तोड़फोड़ की गई। विरोध करने पर मजार के मौलवी अजीम बाबा के साथ मारपीट किए जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। थाना कोखराज के ग्राम शहजादपुर में मजार के पास विवाद एवं तोड़फोड़ की सूचना पर हम लोग उप जिलाधिकारी सिरातुल महोदय के साथ मौके पर गए थे। वहां उपस्थित लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया है। मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और अभिलेखों का अवलोकन कर गहराई से जांच की जा रही है और जो भी निष्कर्ष आएगा उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो कोई हिरासत में लिया गया? नहीं, अभी तो कोई किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है और जाँच प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के आगरा में सुभाष बाजार में हुए दर्दनाक हादसे के 3 दिन बीत जाने के बाद भी लापता महिला का कोई सुराग नहीं मिल सका है। लगातार चल रहे राहत एवं बचाव अभियान के बावजूद महिला का शव बरामद नहीं होने से परिजनों की चिंता और नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। हादसे के बाद से पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और नगर निगम की संयुक्त टीमें लगातार नाले और आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आधुनिक उपकरणों और संसाधनों की मदद से तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। उधर महिला के परिजन लगातार घटनास्थल पर डटे हुए हैं। उनका आरोप है कि राहत और बचाव अभियान अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से शव मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से सर्च ऑपरेशन और तेज करने तथा सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि अभियान पूरी गंभीरता के साथ चलाया जा रहा है और जब तक महिला का पता नहीं चल जाता तब तक तलाश जारी रहेगी। अधिकारियों के अनुसार सभी संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम कर रही हैं और हर संभावित स्थान पर खोजबीन की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोग भी महिला के जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं, जबकि परिजन लगातार प्रशासन से अभियान में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। संत मैं जो कहना चाहती हूँ, मेरी माँ की बॉडी मिल जाए बस तो हम चले जाएंगे। कहीं से भी लाके दे, कैसे भी लाके दे, हमारी माँ की बॉडी दो लाके। चल रहा है कछुनान बहुत धीमी चल रही है, पूरी ना आ रही फॉर्मेलिटी पूरी। मलबा ही ना लेकर आओ, दुकानों का मलबा उधर हो वहीं, मलबा ना लेकर आओ, वैसे ही बोल रहे हैं झूठ का मलबा लेकर कछुना आ रहा। नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये जो गंगा देवी जी है जो मेरी बहन की सासू माँ है, ठीक है, और प्रशासन बोल रहा है कि हम रेस्क्यू चला रहे, वो चला रहे, लेकिन हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। 3 दिन हो गए सब लापता, 3 दिन से। मैं ये प्रशासन से ये अपील है मेरी, कुछ तो मेरी प्रशासन से अपील है, कुछ मेरी जो लोधी समाज है उससे मेरी अपील है। जैसे कहीं भी दंगा हो जाता है, फलाना वो हो गया तो दंगे हो जाते हैं, यहाँ के लोधी समाज कहाँ गई? मतलब आज लोधी समाज कहाँ गई? 3 दिन हो गए, किसको नहीं पता, मीडिया कौन नहीं देख रहा है।
न्यूज कौन नहीं सुन रहा है, मतलब क्या नहीं देख रहे हैं। अब लोधी समाज कहाँ है? प्रशासन की ढील, पूरा जो लोधी समाज के कुछ नेता भी हैं, कुछ मेंबर भी हैं, कुछ और भी है, वो अब कहाँ है? तो क्यों नहीं? आज 3 दिन हो गए, आज वो नहीं देख रहे, घर पे बैठ के। आज मेरे साथ हुआ है, कल उनके साथ भी होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, मेरे भाई बंधुओं से, मेरे कास्ट से, यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या में आए और हमें संतुष्ट करें, प्रशासन से बोलें, हाँ समर्थन करें, प्रशासन से बोले कि भाई हमें तो बॉडी चाहिए, कहीं से भी दो, कहीं से भी ला के दो, और प्रशासन चाहेगा तो ला के देगा। अभी 4-6 महीने की बात है, पूरा मीडिया देख रहा था कि खिराड़ नदी रोकी थी, खिराड़ में जो नदी रोकी थी, आज तो ये नाला है, ये नाले में बॉडी नहीं मिल रही है, जबकि नदी में तो 7 बॉडी निकाली, 7 दिन हो गए थे, वहां नहीं देखा था क्या? बस मेरा यही कहना, मेरी समाज से यही कहना है कि आज कहाँ है वो, जल्दी से जल्दी आके समर्थन करें। अपनी जो बाई कास्ट है, लोधी समाज है, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का नाम इंदौर के चर्चित ड्रग्स मामले में सामने आया। पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में पकड़े गए 2 संदिग्ध पेलर्स से पूछताछ के बाद नाना पटवारी को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। नाना पटवारी को राजेंद्र नगर पुलिस थाने लाया गया, जहां थाने के बाहर का एक वीडियो भी चर्चा में है। वीडियो में वह पुलिसकर्मियों से बहस करते और खुद को छोड़ने की बात कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस उन्हें नियमानुसार थाने के अंदर लेकर गई और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे ड्रग्स नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं। वहीं इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। गुजरात के सूरत में आई बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और सफाई कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। देर रात तक उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकें की और उसके बाद खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सबसे पहले हर्ष संघवी ने जिला कलेक्टर कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य, जल निकासी, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और पुनर्वास की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रभावित परिवार को राहत सामग्री और आवश्यक सुविधाओं के लिए इंतजार न करना पड़े। समीक्षा बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री सीधे डुम्भाल इलाके पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ के बाद चल रहे स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य जल्द से जल्द सामान्य जनजीवन बहाल करना है। इसके बाद हर्ष संघवी पर्वत पाटिया स्थित मॉडल टाउन पहुंचे। यहां बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोग अपने घरों और दुकानों की सफाई में जुटे हुए थे। उप मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद नागरिकों से बातचीत की और नगर निगम अधिकारियों को तत्काल अतिरिक्त सफाई कर्मचारी, मशीनें और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन इलाकों में अब भी कीचड़ और गंदगी फैली हुई है, वहां प्राथमिकता के आधार पर सफाई अभियान चलाया जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए ताकि बाढ़ के बाद किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका को रोका जा सके। हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और शहर में सामान्य स्थिति जल्द से जल्द बहाल करने के लिए सभी विभाग युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब गंगा नदी के जलस्तर पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। त्रिवेणी घाट सहित गंगा किनारे के क्षेत्रों में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर 338.18 मीटर दर्ज किया गया है। यह चेतावनी स्तर 339.50 मीटर से लगभग 1.32 मीटर नीचे है। हालांकि फिलहाल नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता। मौसम विभाग ने भी उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और केंद्रीय जल आयोग 24 घंटे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से नदी किनारे न जाएं और घाटों पर विशेष सावधानी बरतें।
तेज बहाव वाले क्षेत्रों में स्नान करने या सेल्फी लेने जैसी गतिविधियों से बचने की भी सलाह दी गई है। यदि जलस्तर में अचानक वृद्धि होती है तो लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी तैयार रखी गई है। गौरतलब है कि हर वर्ष मानसून के दौरान पहाड़ों में होने वाली भारी बारिश का सीधा असर गंगा के जलस्तर पर पड़ता है। ऐसे में प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी संभावित आपदा से पहले आवश्यक कदम उठाए जा सकें। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति और जलस्तर के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी।